गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे, जिसी को हम आगे कंप्लीट करेंगे, जो कि कल अपना कंप्लीट नहीं हुआ था। और इसमें हमने कल देखा था, अगर हम कल की बात करें तो हमने जो है एंट्रोपी को लेकर के जो है इसमें देखा था, जो लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसकी एप्लीकेशंस हमने देखी थी। ठीक है, तो एप्लीकेशंस हमने कल कर ली थी। आज हमें करना है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी, यानी कि एंट्रोपी की भौतिक सार्थकता। देखिए, एंट्रोपी एज ए मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। जैसा कि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि अगर हम एंट्रोपी को वन वर्ड में अगर एक्सप्लेन करें तो एंट्रोपी, व्हाट इज़ एंट्रोपी? एंट्रोपी इज़ ए रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। ये हम हमेशा कहते हैं कि रैंडमनेस और जो सिस्टम का डिसऑर्डरनेस है, बेसिकली वही क्या होती है, उसकी एंट्रोपी कहलाती है। ठीक है, तो वही चीज़ जो है यहाँ पर है फिजिकल सिग्निफिकेंस में, कि एंट्रोपी एज ए मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। हम देखते हैं कि जब भी कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस संपन्न होता है, यानी कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो जो सिस्टम की एंट्रोपी है उसमें बेसिकली क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, यानी एंट्रोपी बढ़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम देखें कि कोई रॉड है, आयरन की रॉड है, उसको एक सिरे से आप गर्म करेंगे तो दूसरे सिरे पर आपको मालूम है कि वो ठंडी होती है, और गर्म सिरे से जो ठंडा सिरा है, यानी हॉट से जो कोल्ड सिरा है, उसकी तरफ हीट अपने आप क्या होती है, फ्लो होने लगती है। तो पहले जब हीट फ्लो नहीं हुआ, उससे हम देखें ठीक पहले, तो मॉलिक्यूल्स जो है वो व्यवस्थित रूप में है, यानी कि वो क्या है, वेल अरेंज्ड है। लेकिन जब हीट जो है मॉलिक्यूल्स को गर्म करती है, मॉलिक्यूल्स जो है वाइब्रेट करने लगते हैं या ऑसिलेट करने लगते हैं, तो अणु गर्म हो जाते हैं और एक सिरे पर विद्यमान होते हैं, यानी एक कॉर्नर पर होते हैं वो, और दूसरे जो कॉर्नर होता है उस पर क्या होता है, ठंडे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो उस तरफ जाने लगते हैं। तो जैसे ही हीट का फ्लो होने लगता है, यानी ऊष्मा का प्रवाह होने लगता है, तो हीट जो है वो हॉट जो एंड है उससे कोल्ड एंड की तरफ चलने लगती है, यानी गर्म से ठंडे सिरे की तरफ चलती है, जिससे इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं। और इलेक्ट्रॉन जब गति करेंगे, और कब तक करते हैं, जब तक कि ऊर्जा का समान वितरण ना हो जाए दोनों सिरों पर। ठीक है, तो दोनों सिरों पर उपस्थित व्यवस्था जो है वो कैसी हो जाती है, व्यवस्था की जो अवस्था है, यानी कि जो स्टेट है अरेंजमेंट की, वो क्या हो जाती है, गड़बड़ा जाती है, और डिसऑर्डरनेस में वृद्धि हो जाती है, यानी डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स एक जो है हीट फ्लो होती है वन डायरेक्शन टू या वन एंड टू अनदर एंड, या यानी कि हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ, तो मॉलिक्यूल्स क्या होने लग जाते हैं, अव्यवस्थित होने लग जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम कंसंट्रेशन की बात लें तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ अणु जो है अपने आप क्या करते हैं, प्रवाहित होते हैं। स्वतः प्रक्रम है, यह स्पॉन्टेनियस प्रक्रम है। और इसमें भी आप देखेंगे कि पहले व्यवस्थित होते हैं, लेकिन बाद में जब एक भाग से दूसरी भाग की तरफ मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब चलने लगते हैं, तो वहाँ पर भी क्या हो जाती है, डिसऑर्डरनेस बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और इससे हमको पता चलता है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जो अव्यवस्था है, यानी डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस जो है वो बढ़ती है, और रैंडमनेस बढ़ने के साथ ही जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो कंप्लीट होते हैं। इसका मतलब कि अगर हम किसी सॉलिड को मेल्ट करते हैं, यानी गलाते हैं, या किसी लिक्विड को वेपराइज्ड करते हैं, यानी उसको वाष्प में परिवर्तित करते हैं, तो भी एंट्रोपी में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्योंकि फ्यूज़न जो है, यानी कि जिसको हम कह रहे हैं कि गलन, है ना, कि कोई भी ठोस जो है वो गलता है जिस टेम्परेचर पे, तो क्या हो रहा है, ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अगर आपने टेम्परेचर दिया और वो अपने आप जो है मेल्ट हो रहा है, तो उसमें भी क्या होगी, एंट्रोपी बढ़ रही है। या द्रव को वाष्प में परिवर्तित हो रहा है एट अ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि उसके क्वथनांक पर, तो भी एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। या हम बात करें कि जो ठोस पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, उनका एक निश्चित क्रिस्टलीय चालक होता है, यानी क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में होते हैं वो। ठीक है, और उस क्रिस्टल लैटिस में मॉलिक्यूल, एटम या आयंस जो है वो निश्चित रूप से क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, यानी उनका एक फिक्स अरेंजमेंट होता है। और यह अरेंजमेंट सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है,
लेकिन लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नो डाउट इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़े जरूर होते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई क्रिस्टल लैटिस नहीं होती है। यानी जो एटम है या मॉलिक्यूल या आयंस हैं वो रिजिड नहीं होते हैं, बल्कि वो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि उनमें मूवमेंट होता है, थोड़ा बहुत वो अपनी मीन पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट हो सकते हैं। तो वहाँ पर थोड़ी सी अव्यवस्था होती है। यानी हम कहें सॉलिड से लिक्विड में जब कन्वर्ट होगा तो रैंडमनेस बढ़ेगी, लेकिन जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी टाइप का कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता है। इसका मतलब गैस लिक्विड से जब गैस में कन्वर्ट होता है मटेरियल, तो रैंडमनेस क्या हो जाती है, सबसे ज़्यादा हो जाती है। यानी कि जो एक अरेंजमेंट है वो सबसे कम होता है वहाँ पर, ठीक है। यानी अरेंजमेंट की अगर हम बात करें, एक फिक्स जिसको हम कह रहे हैं क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट या क्रिस्टल लैटिस अरेंजमेंट जो है, या क्रिस्टल्स का एक फिक्स अरेंजमेंट जो है मॉलिक्यूल्स का या एटम्स का, वो सबसे अच्छा किस में होता है, सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम किस में होगा, गैस में। तो अगर रैंडमनेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा या रैंडमनेस किस में होगी, गैस में, और सबसे कम रैंडमनेस किस में होगी, सॉलिड में। यानी सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम, जितनी ज़्यादा रैंडमनेस उतनी ज़्यादा एंट्रोपी। तो सॉलिड की रैंडमनेस कम होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो इसीलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी भी कम होती है। उससे ज़्यादा रैंडमनेस होती है लिक्विड की, तो लिक्विड की एंट्रोपी भी ज़्यादा होती है, यानी अव्यवस्था ज़्यादा होती है। और सबसे ज़्यादा जो रैंडमनेस है या अव्यवस्था है वो किस में होती है, गैस में होती है, ठीक है। यानी इन सभी एग्जाम्पल से हमको ये समझ में आता है कि जितने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं यानी स्वतः प्रक्रम होते हैं, वो निकाय की अव्यवस्था में वृद्धि करते हैं। यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और आपको याद होगा आपने जो है जब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किया था, तो वहाँ हमने कहा था कि जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम मानते हैं कि यूनिवर्स के जितने भी प्रोसेस हैं दे ऑल आर स्पॉन्टेनियस, ठीक है, इरिवर्सिबल है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो हमने कहा था कि यूनिवर्स की एनर्जी तो कांस्टेंट है, बट यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है, बिकॉज सारे के सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं, ठीक है। या दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेसों में एंट्रोपी में वृद्धि होती ही है, ठीक है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि किसी भी निकाय की एंट्रोपी उसकी अव्यवस्था का माप है। इट मीन्स एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम, ठीक है। यानी किसी भी सिस्टम की आपको अव्यवस्था पता करनी है, यानी रैंडमनेस उसकी फाइंड आउट करनी है, तो आप उसकी एंट्रोपी पता कर लीजिए, ठीक है। इट मीन्स किसी भी निकाय की एंट्रोपी उसकी अव्यवस्था का माप होती है, और एंट्रोपी का बढ़ना मतलब अव्यवस्था का बढ़ना, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंट्रोपी बढ़ेगी मतलब डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, और एंट्रोपी कम होगी मतलब डिसऑर्डरनेस कम होगा। एंट्रोपी का फॉर्मूला आप जानते हैं, dQ/T होता है। इसका मतलब क्या है कि निकाय की एंट्रोपी में वृद्धि, निकाय की ये जो एंट्रोपी है इसमें वृद्धि स्थिर ताप पर, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट, स्थिर ताप पर अवशोषित ऊष्मा यानी dQ के समानुपाती होती है। यानी किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी कितनी इंक्रीज हो रही है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अब्जॉर्ब हीट dQ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी स्थिर ताप पर अवशोषित की गई ऊष्मा के समानुपाती होती है। यानी ऊष्मा का अवशोषण अगर ज़्यादा हुआ है तो रैंडमनेस ज़्यादा होगी, यानी एंट्रोपी ज़्यादा होगी, और ऊष्मा का अवशोषण अगर कम हुआ है तो रैंडमनेस कम होगी, यानी एंट्रोपी भी कम होगी, ठीक है। और स्थिर ताप क्यों लिया हमने, क्योंकि स्थिर ताप पर जो ली गई ऊष्मा होती है वो टेम्परेचर को इंक्रीज़ नहीं करती, क्योंकि ताप तो क्या है, स्थिर है, तो वो सिस्टम के टेम्परेचर को जो है इंक्रीज़ नहीं करती है, बल्कि वो सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाती है ना, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाती है और साथ में वर्क करने में काम आती है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ क्या लिया है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर लेने का अर्थ यही है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जितनी भी आप हीट लेते हैं कोई सिस्टम, वो सारी हीट उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ नहीं करती, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो सिस्टम का टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा, बल्कि वो सारी की सारी हीट क्या काम आती है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में और वर्क करने में काम आती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि dQ के बढ़ने के साथ साथ निकाय में अणु और अधिक क्या होंगे, अव्यवस्थित रूप से गतिशील हो जाएंगे, यानी क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। इट मीन्स अगर हम कहें कि एब्जॉर्ब हीट की वैल्यू बढ़ गई, इट मीन्स मॉलिक्यूल्स और अधिक डिसऑर्डर्ड वे में क्या करेंगे, जो है मोशन करेंगे, यानी कि गति बढ़ जाएगी और सिस्टम की एंट्रोपी भी बढ़ जाती है। जैसे ये कम एंट्रोपी है तो देखिए ये एक फिक्स अरेंज जो है पैटर्न में है, और एंट्रोपी बढ़ गई है तो कोई पैटर्न यहाँ नहीं है मॉलिक्यूल्स का, है ना, वो किधर भी जो है मोशन कर रहे हैं, किधर भी गति कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थी पहली कि एंट्रोपी निकाय की अवस्था
के माप के रूप में एंट्रोपी है, यानी एंट्रोपी एज ए मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो अब कि एंट्रोपी एज ए मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि एंट्रोपी प्रायिकता के माप के रूप में भी है। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन जो है आ जाता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो प्रायिकता के माप में कैसे है एंट्रोपी, ये हम अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है वो किसी निकाय के विशिष्ट अवस्था में व्यवस्थित किए जा सकने योग्य प्रकारों की संख्या को कहते हैं, कि हम कितने प्रकार से उसको व्यवस्थित कर सकते हैं, अरेंजमेंट कितने टाइप का हो सकता है। ठीक है, उन जितने भी टाइप्स हो सकते हैं अरेंजमेंट के, उस सिस्टम के जो है, या हम कहें कि उस सिस्टम की किसी भी स्टेट को समझने के लिए हम उसे कितने टाइप से अरेंज कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जिसके लिए हम जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप जानते हैं जैसे सिक्का जो कॉइन होता है उसके दो जो है हेड और टेल होता है उसमें। तो हेड को हमने एच से यहाँ डिनोट किया है और टेल को टी से। हमने 3 सिक्कों को एक साथ उछाला। अगर हम 3 सिक्के एक साथ उछालते हैं तो नीचे गिरने पर, जब वो नीचे गिरेंगे तो हेड ऊपर की तरफ आएगा या टेल ऊपर की तरफ आएगा, और उनकी कितने प्रकार की व्यवस्थाएं हो सकती हैं। मैंने कहा ना कि किसी भी स्टेट को हम कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, वो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी बताती है। तो वो उसकी कितनी व्यवस्थाएं हो सकती हैं वो हम देखें। अगर इस टेबल में देखें तो टोटल 8 टाइप की जो है, केवल 3 सिक्कों के लिए अगर हम देखें तो टोटल कुल मिलाकर के 8 प्रकार की क्या हो सकती व्यवस्थाएं हो सकती। देखिए पहली व्यवस्था ये कि तीनों हेड आएंगे, एक भी टेल नहीं आएगा। तो ये व्यवस्था कितनी बार हो सकती है, सिर्फ एक ही बार हो सकती है, क्योंकि एक बार आपने किया, 2 बार किया, 3 बार, हर बार हेड ही आ रहा, तो उसको एक ही काउंट होगा वो। ठीक है, सेकंड जो कंडीशन है वो ये है कि एक भी हेड नहीं आएगा, तीनों के तीनों क्या आएंगे, टेल्स आएंगे। ये भी कितनी पॉसिबिलिटी है, एक ही पॉसिबिलिटी है इसकी भी। लेकिन जो थर्ड है हम देखें कि 2 हेड और 1 टेल, अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या है। देखिए इसकी पॉसिबिलिटी हम देखें कि शुरू के 2 हेड 1 टेल आए, थर्ड नंबर वाला, पहली पॉसिबिलिटी। फिर फर्स्ट वाला हेड, सेकंड वाला टेल, थर्ड वाला वापस हेड आया, तो ये सेकंड नंबर पॉसिबिलिटी इसी की। और इसी की थर्ड पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि फर्स्ट वाला टेल आ जाएगा और बाकी के 2 हेड आ जाएंगे। पर तो आएंगे हर कंडीशन में 2 हेड। देखिए इस कंडीशन में भी 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड हैं और इसमें भी 2 हेड, यानी टोटल कितनी बनी, 3 कंडीशन बन गई इसकी। ठीक है, और फोर्थ जो है वो हम देखें अगर कि 1 हेड है और 2 टेल है, तो फर्स्ट हेड बाकी के 2 टेल। ठीक है, एक हो जाएगा कि फर्स्ट और थर्ड टेल है, सेकंड वाला हेड, और एक कंडीशन हो जाएगी कि शुरू के 2 टेल और लास्ट वाला हेड। तो ये इसमें भी 3 कंडीशन है। तो टोटल कितनी हुई, यानी इसको अरेंज करने के कुल कितने प्रकार हुए, कितने टाइप्स हो गए, 8 टाइप हो गए। तो फर्स्ट वाले की कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी, अगर हम एक ही बार उछालें तो टोटल 8 टाइप हैं। तो फर्स्ट वाले की हम देखें तो कितना है, 1/8। सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/8। और थर्ड वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 3/8। और फोर्थ वाले की भी कितनी हुई, 3/8। तो ये सारा ही यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो 3 बार है, तो यानी हम इनकी प्रोबेबिलिटी को एक बार उछालें जाने पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/8। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्वतः प्रक्रम होते हैं, यानी जिनको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, उनमें एंट्रोपी में क्या होती है, वृद्धि होती है। और एक ही अवस्था तो एवं साथ ही अव्यवस्था भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस हैं उनमें एंट्रोपी तो बढ़ती है, साथ में रैंडमनेस भी बढ़ती है। और हम देखेंगे कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं इसका तात्पर्य ये है कि कम प्रायिक अवस्था से अधिक प्रायिक अवस्था की ओर चलता है। आप देखें कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं वो लो प्रोबेबिलिटी से हाई प्रोबेबिलिटी की तरफ भी चलते हैं। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं वो लो प्रोबेबिलिटी से हाई प्रोबेबिलिटी की ओर चलते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी निकाय की जो ऊष्मागतिकी प्रायिकता है, यानी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी और एंट्रोपी दोनों में ही क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अगर है तो चाहे हम उसकी एज ए एंट्रोपी देखें तो एंट्रोपी भी क्या हो रही है, उनकी बढ़ रही है, यानी कि अव्यवस्था का माप बढ़ रहा है। ठीक है, सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होता है, या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप स्वतः प्रवर्तिता प्रक्रम है, तो उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी, या हम ये कह सकते हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ रही है। ठीक है, दोनों चीज़ें क्या है, एक दूसरे के समानुपाती हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी एंट्रोपी बढ़ रही है तो प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती है, दोनों ही एक साथ बढ़ती हैं। ठीक है, यानी इन दोनों में क्या है, बिल्कुल एक सीधा संबंध है। और इसको इस तरीके से लिखते हैं कि एंट्रोपी इज़ द फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यहाँ W जो है वो क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है। ठीक है,
इट मीन्स निकाय की जो एंट्रोपी है वो उसकी ऊष्मागतिकी प्रायिकता का फलन है। इट मीन्स द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ इट। ठीक है, तो हमने कहा कि सिस्टम की जो एंट्रोपी है, द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे दो एंट्रोपियाँ ली S1 और S2, तो उनकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, W1 और W2। तो S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F यानी फंक्शन ऑफ W1, S2 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ W2। हम ये जानते हैं कि दोनों जो निकायों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो जो कुल एंट्रोपी है तथा जो उनकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है वो कुछ इस टाइप से होगी। एंट्रोपी क्या कहलाएगी, इस S12 और प्रोबेबिलिटी भी क्या कहलाएगी, W12। इस तरीके से लिखेंगे। एंट्रोपी ये क्या है, एडिटिव यानी योगात्मक क्या है, जिसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी है। यानी टोटल एंट्रोपी क्या होगी, S12 मतलब S1 प्लस S2, ये हो गया। ठीक है, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, एक मल्टीपल प्रॉपर्टी है, यानी वो क्या है, गुणात्मक है। देखिए एंट्रोपी एडिटिव है, यानी एंट्रोपी अगर हमें दोनों की मिला के निकालनी है तो हम जोड़ेंगे, लेकिन अगर दोनों की मिला करके हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, उसको मल्टीपल करेंगे, जोड़ेंगे नहीं। यानी W12 का मतलब क्या है, यानी W1 अपॉन W1 प्लस W2 इज इक्वल टू F W1 मल्टीप्लाई बाय W2। ठीक है, और ये संबंध तभी प्राप्त होता है जब हम इसको क्या करें, जो है लघु गुणक के रूप में यानी लॉग की फॉर्म में लिखें। अगर हम इसको लॉग की फॉर्म में लिख देंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा, यानी S इज इक्वल टू K ln W। ठीक है, और प्लस C क्या है, यहाँ कांस्टेंट है, आप जानते हैं K बोल्ट्जमान कांस्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, और प्लांक जो था उसके अकॉर्डिंग C इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, यानी S इज इक्वल टू क्या हो गया, K ln W। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, बोल्ट्जमान प्लांक इक्वेशन भी कहते हैं, यानी कि बोल्ट्जमान प्लांक समीकरण इसको कहते हैं। ठीक है, परम शून्य ताप पर, यानी कि जब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, T इज इक्वल टू 0 केल्विन है, उस पर किसी भी विशुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ यानी कि प्योर क्रिस्टलाइन अगर मैटर है तो उसके लिए केवल एक ही संरचना संभव है। यानी इसके लिए केवल क्या है, केवल और केवल एक ही स्ट्रक्चर हो सकती है। तो वहाँ पर W की वैल्यू यानी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या आएगी, 1। और आप जानते हैं कि 1 का जब आप लॉग लेते हो तो वो क्या होता है, 0। इट मीन्स इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर S क्या हो जाएगा, S की वैल्यू आएगी 0। तो इस S की वैल्यू को 0, तो इसकी को हम क्या कहेंगे, S0 कहेंगे। S0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो परम शून्य ताप पर एंट्रोपी शून्य हो जाती है, वो एंट्रोपी किसकी कहलाती है, वो प्योर सब्सटेंस जो होता है यानी प्योर मैटर की जो एंट्रोपी होती है वो कितनी होती है, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, S0 से डिनोट करते हैं। यह अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और ये भी हमने कहा था कि एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी एट 0 केल्विन द एब्सोल्यूट एंट्रोपी इज ऑल्सो 0। एब्सोल्यूट एंट्रोपी जो होती है वो कितनी होती है, 0। तो वो कैसे आई, वो ऐसे ही आई क्योंकि W की वैल्यू क्या होगी, 1, क्योंकि केवल एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि अपन कहते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जो प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्योंकि प्योर क्रिस्टल कब रहता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे क्रिस्टल के अंदर किसी ना किसी प्रकार का डिसऑनेस आ जाएगा, या हम कहें कि उसके अरेंजमेंट में कोई ना कोई चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है वो कहाँ पर पॉसिबल है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है 0 केल्विन टेम्परेचर यानी कि एब्सोल्यूट 0 पर ही पॉसिबल है। ये चीज़ आपने सॉलिड स्टेट के अंदर पढ़ रखी है 12th क्लास में, कि जब हम 0 केल्विन की बात करते हैं, जो क्रिस्टल लैटिस होती है वो क्रिस्टल लैटिस एकदम प्योर क्रिस्टल लैटिस जो है, जहाँ पर हम कहें कि एक भी क्रिस्टल पॉइंट खाली ना हो और कहीं पर भी कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल ना हो, इस टाइप की जो क्रिस्टल लैटिस, जिसको आइडियल क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, वो आइडियल क्रिस्टल लैटिस ओनली जो है 0 केल्विन यानी कि हम कहें एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे ही पॉसिबल होती है। तो अगर वो आइडियल क्रिस्टल लैटिस है तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि वहाँ W की वैल्यू क्या है, 1 है। आप ध्यान रखिएगा कि ये जो है पॉजिटिव जो जहाँ जोड़ते हैं हम उसको जब लॉग की फॉर्म में लिखते हैं तो वो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, इसीलिए हमने इसको यहाँ क्या है, ln W की फॉर्म में लिखा है। तो ये जो है आपकी सेकंड यूनिट जो है यहाँ पर एक तरीके से कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ये जो मैंने आपको जो है बताया है, ये आप देखेंगे कि ये आमेटा की बुक से लिया हुआ है पूरा का पूरा मटेरियल। ठीक है, इसी को अगर आप जो है उसमें देखें
बी भागचंदानी में, तो वहाँ पर भी वही चीज़ है, काफ़ी हद तक जो है एंट्रोपी के बारे में वही है। आप यहाँ से भी जो है इसके नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे डाल दिया है, वही देख लीजिए। डेल्टा एस है एस टी माइनस एस जीरो, और एस नोट जो है वही क्या है, एंट्रोपी एज ए एंट्रोपी एट जीरो केल्विन यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, तो वही है सी पी बाई टी डी टी, उसी का लॉग लिया हुआ है, सॉरी उसी का इंटीग्रेशन किया हुआ जीरो से टी तक, ठीक है। वही यहाँ पर भी प्लांक के और उसके स्टेटमेंट है ना। तो स्टैंडर्ड एंट्रोपी के बारे में बताया हुआ है। देखिए जो आपने देखा था एस टी, वो सारा यही है, सॉलिड प्लस फ्यूज़न प्लस लिक्विड। और अगर अपन गैस तक देखें तो ये सॉलिड प्लस फ्यूज़न प्लस लिक्विड प्लस वेपराइजेशन और प्लस गैस, तो पांचों जो अपन ने S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5 देखा था। तो वो सारी चीज़ें हैं, बस उसको जो है रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ये आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नर्नेस्ट हीट थ्योरम में जो है इन्होंने इक्वेशन नहीं लिखी है, बाकी वो एज इट इज़ है, तो इक्वेशन आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। ऊपर इक्वेशन दी हुई है ना? और यहाँ पर है एक फैक्टर अफेक्टिंग एंट्रोपी, जो उसके अंदर नहीं था। एंट्रोपी को प्रभावित करने वाले कारक वो अपन यहाँ से देख लेते हैं इसके अंदर से। तो अगर हम देखें तो पहला जो है प्रभावित करने वाले कारकों में यानी फैक्टर अफेक्टिंग एंट्रोपी, तो उसमें फर्स्ट आता है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। तो एंट्रोपी को प्रभावित करने वाले कारकों में नो डाउट फिजिकल स्टेट आती है, सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है या वेपर स्टेट। आप जानते हैं सॉलिड स्टेट में एंट्रोपी सबसे कम होती है, लिक्विड की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है, फिजिकल की जो वेपर है उसकी एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है। तो एंट्रोपी का भी फ़र्क मतलब फिजिकल स्टेट का भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। सेकंड जो है मास का भी फ़र्क पड़ता है कि एटॉमिक वेट या अणुभार जो है या मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने पर एंट्रोपी का मान बढ़ जाता है। तो ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एंट्रोपी, यानी मास बढ़ेगा तो एंट्रोपी भी बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद में है घूर्णन की स्वतंत्रता की कोटि यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो ये भी जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रोटेशन जितने ज़्यादा होते हैं एंट्रोपी उतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। यानी हमने कहा कि सेम मास वाले गैसें हैं, सेम मास की गैसें हैं, लेकिन अगर किसी की डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रोटेशन ज़्यादा है तो उसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी, चाहे दोनों गैसों की मास सेम क्यों ना हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि समान सहती वाले यानी समान मास वाले गैसीय पदार्थों की एंट्रोपी के मान उनकी घूर्णन की स्वतंत्रता की कोटियों के बढ़ने से बढ़ते हैं, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रोटेशन बढ़ने से बढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल नियॉन की घूर्णन की स्वतंत्रता की कोटि 0 है। जैसे नियॉन क्या है, एक आइडियल गैस है, सॉरी इनर्ट गैस है, तो उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रोटेशन है वो कितना है, 0 है। जबकि HF, ठीक है, अगर हम देखें तो इनका मास इक्वल है। नियॉन का अगर आप देखें तो इसका मास लगभग 20 के आसपास है, और HF का मास देखें आप तो 18 + 2 के 20 के आसपास है, ठीक है। तो इन दोनों का मास इक्वल है, लेकिन नियॉन की जो हम देखें कि डिग्री ऑफ रोटेशन है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रोटेशन वो 0 है, जबकि HF की डिग्री ऑफ रोटेशन ऑफ फ्रीडम 2 होती है। तो इस वजह से इसकी एंट्रोपी की वैल्यू भी जो है वो क्या है, नियॉन से बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे ही हम देखें कि H2O की जो रोटेशन ऑफ डिग्री ऑफ रोटेशन ऑफ फ्रीडम है वो 3 है, तो वहाँ पर एंट्रोपी की वैल्यू जो है वो HF से भी ज़्यादा होगी, ठीक है। H2 और NH3 का मास लगभग इक्वल है, लेकिन इनमें जो है आप देखेंगे कि इनके जो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रोटेशन है वो भी लगभग इक्वल है, अतः इनकी जो एंट्रोपी है वो भी क्या होती है, लगभग इक्वल होती है। यानी ये कुछ एग्जांपल्स है जिनके थ्रू हम देख रहे हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रोटेशन अगर इक्वल है, चाहे मास सेम है, अलग अलग जो है हम कह सकते हैं सब्सटेंस है या अलग अलग मैटर है, तो उनके अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रोटेशन अगर सेम है तो उनकी एंट्रोपी भी क्या होगी, लगभग इक्वल होती है। लेकिन अगर उनका मास तो सेम है लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रोटेशन अलग अलग है तो उनकी एंट्रोपी भी चेंज होती है। जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रोटेशन ज़्यादा होती है उसकी एंट्रोपी ज़्यादा, जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रोटेशन कम होती है उसकी एंट्रोपी कम होती है। नेक्स्ट जो है वो फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिसकी फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस ज़्यादा होंगी वो उसकी एंट्रोपी भी ज़्यादा होती है, ठीक है। क्लियर है कि जो अकेली सरल इकाइयाँ हों यानी जो इंडिविजुअल यूनिट्स होती हैं, जो ऊष्माधारिता है वो किस पे, वाइब्रेशंस पर निर्भर करती है। जिस ठोस के कण मजबूती से अगर बंधा हुआ है तो उसकी कंपन की आवृत्ति क्या होगी, उच्च होगी। यानी कि मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स जो हैं अगर बहुत ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड हैं, यानी हम कहें बहुत स्ट्रांगली बॉन्ड हुआ है, तो उसकी जो हम बात करते हैं उसकी जो कंपन की आवृत्ति है
यानी फिर फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन से वो ज़्यादा होगी, और फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो उसकी ऊष्माधारिता का मान कम होगा, और अगर ऊष्माधारिता यानी हीट कैपेसिटी उसकी कम होगी, और अगर हीट कैपेसिटी कम होगी तो उसकी एंट्रोपी का मान भी कम होगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पर देखें कि हीरा है यानी डायमंड, जिसमें कार्बन जो एटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूती से जो है क्रिस्टल्स में बंधे होते हैं, तो उनकी हीट कैपेसिटी बहुत कम होती है, यानी उनकी ऊष्माधारिता का मान कम होता है, और उनकी हीट कैपेसिटी कम है इसीलिए उनकी एंट्रोपी भी बहुत कम होती है। आप जानते हैं कि जो डायमंड है, डायमंड की हीट कैपेसिटी कम होती है, साथ में डायमंड की एंट्रोपी भी कम होती है। ठीक है, लेकिन अगर यही देखें हम सिलिकन, सिलिकन जो है वो क्या होते हैं, उसके जो बॉन्ड होते हैं बिटवीन एटम्स वो वीक होते हैं, और उनके द्रव्यमान उच्च होने के कारण उनकी जो है, आप उनके द्रव्यमान उच्च है तो सिलिकन के द्रव्यमान जो है कार्बन से बहुत ज़्यादा है, तो उसमें जो फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है या वाइब्रेशन ऑफ जो फ्रिक्वेंसी होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी ऊष्माधारिता क्या है, उच्च होती है, यानी उसकी जो हीट कैपेसिटी है वो ज़्यादा होगी और उसकी एंट्रोपी भी ज़्यादा होगी। तो आप ध्यान रखिएगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर क्या है, हीट कैपेसिटी। अगर हीट कैपेसिटी की वैल्यू ज़्यादा है, देखिए सबसे पहली बात तो अगर बॉन्ड स्ट्रांग है तो हीट कैपेसिटी कम होगी, और अगर हीट कैपेसिटी उसकी कम है तो उसकी एंट्रोपी की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि अगर बॉन्ड स्ट्रांग है तो उसकी कंपन की आवृत्ति बहुत ज़्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रांग तो उसकी फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा, फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा होगा तो उसकी जो है हीट कैपेसिटी कम होगी, हीट कैपेसिटी कम होगी तो उसकी जो है एंट्रोपी भी कम होगी, यानी हीट कैपेसिटी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं इसके अंदर, डायमंड आपको हमेशा याद रहेगा, डायमंड स्ट्रांग होता है, बॉन्ड स्ट्रांग है, मास कम है, मास कम होता है तो बॉन्ड स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो बॉन्ड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और जब बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो कंपन की आवृत्ति है यानी फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है वो बहुत हाई है, जिसकी वजह से उसकी हीट कैपेसिटी बहुत कम है, और हीट कैपेसिटी कम है इसीलिए उसकी एंट्रोपी की वैल्यू भी बहुत कम है। जबकि हम बात करें सिलिकन की, तो सिलिकन की हम देखें कि जो उसके एटम्स होते हैं उनका मास बहुत ज़्यादा है, मास ज़्यादा है यानी द्रव्यमान ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि उसकी जो फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है वो क्या है, बहुत लो है या कम है, कम होती है, निम्न होती है। इससे उसकी जो है ऊष्माधारिता जो है यानी हीट कैपेसिटी क्या हो गई, हाई हो जाती है, और हीट कैपेसिटी हाई है तो उसकी एंट्रोपी भी हाई होती है। तो ये कुछ जो है प्रभावित करने वाले कारक हैं। देन स्ट्रक्चर, सॉलिड की स्ट्रक्चर जो है उस पर भी जो है बहुत कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, कि उसमें किस टाइप के बॉन्ड हैं, जैसे उनमें अगर वंडरवाल बॉन्ड है तो एंट्रोपी का मान काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर भी जो है डिपेंड करता है। ठीक है, फिर उसके बाद में है एंट्रोपी चेंज इन केमिकल चेंज। ये अपन बात कर चुके हैं कि जो स्टैंडर्ड एंट्रोपी होती है वो क्या होती है, 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी प्रेशर कितना 1 atm, और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो एंट्रोपी होती है वो क्या कहलाती है, उसकी स्टैंडर्ड एंट्रोपी कहलाती है। इसीलिए उसके ऊपर हम नॉट लगाते हैं, यानी डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एस फाइनल माइनस एस नॉट फाइनल माइनस एस नॉट इनिशियल। ये रिएक्शन है तो फाइनल प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस इनिशियल की एंट्रोपी, तो चेंज इन एंट्रोपी हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जो है हम देखें, ये एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसके अंदर जो स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज है वो क्या है, ऋणात्मक है, जिससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या है कि जो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है उसमें एंट्रोपी का मान घट रहा है। इसका मतलब क्या है, एंट्रोपी का मान घट रहा है। उसका कारण क्या है कि रिएक्टेंट में अगर आप देखेंगे तो एक क्या है, गैस है हाइड्रोजन, लेकिन प्रोडक्ट में आप देखेंगे तो कोई भी गैस नहीं है, और गैस की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है, यानी रिएक्टेंट की एंट्रोपी प्रोडक्ट से ज़्यादा हो जाएगी, और जब रिएक्टेंट की एंट्रोपी प्रोडक्ट से ज़्यादा होगी तो यहाँ तो फॉर्मूला प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है, इसलिए ये क्या आ रही है, वैल्यू नेगेटिव में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ भी प्रूफ हो रही है कि गैस पदार्थों की जो एंट्रोपी है वो लिक्विड और सॉलिड से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, और भी यहाँ पर देखिए, यहाँ सॉलिड आ रहा है क्योंकि यहाँ पर भी जो है ये तो सॉलिड है, और जबकि यहाँ क्या है, एक गैस है, तो आप देखेंगे कि प्रोडक्ट की एंट्रोपी रिएक्टेंट से
ज़्यादा आएगी, यहाँ पर यहाँ पॉजिटिव में आ रही है। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है अपना ये है, ठीक है। और एंट्रोपी आपने को मालूम है हीट कैपेसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हीट कैपेसिटी बढ़ती है तो एंट्रोपी बढ़ती है, हीट कैपेसिटी कम होती है तो एंट्रोपी कम होती है। अभी थोड़ी देर पहले हम हीट कैपेसिटी और एंट्रोपी को पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। ऊष्माधारिता से इसका रिलेशन है, ठीक है। ऊष्माधारिता के मानों से जो प्राइवेट निर्धारित किया जाता है वो हम कर लिया, ठीक है, हमने कर ही लिया है वो, है ना। और निरपेक्ष एंट्रोपी जो है वो ये जो डिबाई के लॉ से टी टू द पावर क्यूब, ये भी हम इसमें कर चुके हैं, ठीक है। जो एक्स्ट्रापोलेट करते हैं वो कहाँ से निकालते हैं, डिबाई के लॉ से निकालते हैं, ठीक है, ए टी की पावर क्यूब, ये भी हम कर चुके हैं कल, ठीक है। और इसकी जो फिज़िकल सिग्निफिकेंस है वो हमने अभी थोड़ी देर पहले इसी के अंदर इसी टॉपिक में किया था। तो बस यही सारे टॉपिक्स हैं, यही सब कुछ है जो है। तो चाहे आप भागचंदानी से इसके नोट्स बनाएं या फिर जो है आप देखें उसको सुरेश समेटा से नोट्स बनाएं, बेसिकली मटेरियल वही है, बस ये है कि हाँ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट सारा जो कंटेंट है वो सारा ये का यही है, ठीक है। ये सब कुछ उसके अंदर है, ठीक। देन अगर जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, अगर हम उनके लिए देखें, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है हमने इंग्लिश मीडियम के लिए भी वही है, नर्नस्ट हीट थ्योरम, और जो है आप देखें कि नर्नस्ट हीट थ्योरम के बाद में ये वही चीज़ है। आपको याद होगा कि जब हम टेम्परेचर कम करते जाते हैं, जो हमने देखा था ईएमएफ सेल का जो है वो कम होता जा रहा है, और जब टेम्परेचर बिल्कुल जीरो कर दिया यानी एब्सोल्यूट जीरो पर जी और एच क्या है इक्वल हो जाते हैं। तो वही चीज़ है ये, आप यहाँ देखें डेल्टा जी बाई डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर जीरो, एच अपॉन टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर जीरो, ठीक है। और वो क्या है, चेंज इन एंट्रोपी, और ये क्या था, चेंज इन हीट कैपेसिटी, वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। थोड़ा सा उसको अलग तरीके से इन्होंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। आप देखेंगे एस टी एस जीरो इजिकल टू जीरो हो गया, और एस टी इजिकल टू ये हो गया सी पी डी एल एन टी, और वो इस तरीके से अपन निकालते हैं, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला दिया है, ये आपके काम का नहीं है, अपने को सारा सीधा क्या है, ये पूरी चीज़ क्या हो जाती है, ए हो जाती है, ए और टी की पावर 3, वही चीज़ है ये, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने के ले लिया है, के ले लो या इसे ए ले लो, बेसिकली कांस्टेंट है, उसको आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। ए टू द पावर 3 वही है, सी पी इजिकल टू सी वी इजिकल टू ए टू द पावर 3, तो उसी तरीके से ये निकाला हुआ है, ठीक है। तो वही चीज़ है, फिर वही रेजिडुअल एंट्रोपी आ गई, रेजिडुअल एंट्रोपी है, ठीक है। तो ये सारे जो है टॉपिक्स एज इट इज़ हैं, आप यहाँ से इसको जो है नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। एक और जो है आपके बुक होती है जिसमें उसके भी जो मैंने यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि नोट्स डाले हुए हैं, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, देखिए वही चीज़ है पूरी, है ना, एज इट इज़ वो का वही है, द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, यहाँ पर वही चीज़ है, सी पी इजिकल टू जीरो, टेम्परेचर जीरो है तो एस इजिकल टू जीरो, ये चीज़ है। थोड़ा सा इसको जो है आप देखेंगे कि बड़ा करते हैं अपन, है ना, तो वही सब कुछ है, वही कर्व है, एज इट इज़ है वही, सी पी इजिकल टू सी पी इजिकल टू ए टू द पावर ए टी टू द पावर 3, है ना, वही डिबाई लॉ, सारा वो का वही है ना, आप देखेंगे सब एज इट इज़ वो का वही है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, इन्होंने देखो सारा ये S7 तक ये सब जोड़ लिया, ये सब जोड़ लेते हैं आप, ठीक है। और ये थर्ड लॉ निकाल दिया, प्लांक का स्टेटमेंट जो है, और लुईस और रैंडल का स्टेटमेंट। अभी जो पहले वाला जो इंग्लिश मीडियम के नोट्स थे उसमें आप देखेंगे कि प्लांक और जो लुईस रैंडल स्टेटमेंट है ये उसके अंदर नहीं दिए हुए, ये आप यहाँ से जो है डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, प्लांक के स्टेटमेंट, लुईस रैंडल के स्टेटमेंट, इसलिए मैंने ये डाला हुआ है यहाँ पर, ठीक है। देन इसका और ज़्यादा कोई इतना सिग्निफिकेंस है नहीं, ठीक है, वही सब कुछ है। तो आप ये नोट्स भी जो है मैं वहाँ डाल दूँगा, आप इससे भी जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं, ओके। ओके, थैंक यू।